नमस्कार दोस्तों। कॉस्ट ऑडिट ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सिलेबस पर नज़र डालें, ऑडिटिंग अकाउंटिंग 35-35 मार्क्स, अकाउंटिंग 35 मार्क्स, बहुत अच्छा वेटेज है, लेकिन बहुत अच्छा और बहुत लेंदी सिलेबस भी है। ऑडिटिंग 35 मार्क्स, छोटा सिलेबस है एज कम्पेयर टू एनी अदर सब्जेक्ट। छोटा सिलेबस लेकिन बड़ा धमाका, ज़्यादा मार्क्स देगा, है ना? अब जैसे मैं थ्योरी में पढ़ाऊँ, देखो थ्योरी का जो कंटेंट है थोड़ा सा लिमिटेड जरूर है, लेकिन एमसीक्यू में हम एक दहलीज को पारे करेंगे, लांघेंगे। थोड़ा-सा और प्रोफेशनल एग्ज़ाम में जो कंटेंट पूछे जाते हैं ना, वहाँ के एमसीक्यूज़ भी उठाना चालू करेंगे, तो मैं अभी वही करा रहा हूँ और एक्सप्लेनेशन के साथ कराऊँगा। एक्सप्लेनेशन देते चलूँगा, ठीक है? तो बहुत हेल्प हो जाएगा। इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे, जो पहला पार्ट है वो यूट्यूब और कोर्स दोनों में डल रहा है, तो चिंता की कोई बात नहीं कि सर यूट्यूब में डाल दे रहे हो सब, उतना टेंशन मत लिया करो। क्लियर है? तो मैं बेसिक कुछ और बातें बताऊँगा, उसको एक्स्ट्रा नोट डाउन कर लेना, वो एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प हो जाएगा आपको। और मैं बोला एग्ज़ाम एमसीक्यू से निकलेगा, एमसीक्यू करना है, ये कोर्स वाले बच्चों के लिए भी बोल रहा हूँ मैं। तो जितना देखो 4 सब्जेक्ट फ़ोल्डर वाला सब्जेक्ट डला हुआ है, 5वां जो एमसीक्यू वाला फ़ोल्डर ना, इसको भैया इसको कोर ज़ोन मान के तैयारी करना है। 2 बार 3 बार पढ़ लेना, जितना हो सके उतना पढ़ लेना। ठीक है? चलिए, और एक और जानकारी सबसे लास्ट में आंसर दिया हुआ है, लेकिन कभी-कभार क्या है, एक आध क्वेश्चन के आंसर ना मिसमैच हो जाते हैं। जैसे कि हम कोई पीवाईक्यूज़ उठाए हुए हैं, एग्ज़ाम ने उसका आंसर लिया हुआ है, लेकिन जब मैं बताता रहता हूँ तो उसको सुधार देता हूँ। भले एग्ज़ाम वाला गलत लिया हो, मैं सुधार देता हूँ उसको। तो उस केस में आंसर में जब उतना कौन उसको देखे यार, कौन कितना सुधारे, तो ये इसको रेफरेंस मान लिया करो आप, ठीक है? आंसर हालांकि डलवा दिया, बट एक आध क्वेश्चन की मैं बात बता दिया, जरूरी नहीं वो, एक आध क्वेश्चन की बात बता दिया। अभी सबसे पहले आपको बेसिक कुछ पॉइंट नोट डाउन करने हैं, ठीक है? यहीं पे मैं बताते चलता हूँ। नहीं कि मिटा दे, इसमें करते, बोर्ड में करते अपन, ठीक है? ये बस 5 मिनट का है, उसका हम लोग एमसीक्यूज में बोले सर एमसीक्यू करा के कराने बोल के थ्योरी करा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, कॉस्ट ऑडिट क्या है। तो कॉस्ट ऑडिट क्या होगा जी? जो भी कॉस्ट रिकॉर्ड है हमारे, कॉस्ट रिकॉर्ड हो गया, कॉस्ट अकाउंट्स हो गया, उनकी जांच करना क्या है? कॉस्ट ऑडिट है, दैट्स इट। ये सिंपल, ये तो ये कुछ काम के लायक नहीं है ना? दूसरा पॉइंट, ये कौन से एक्ट से रिलेटेड है? तो ध्यान रखना, ये कंपनी एक्ट से रिलेटेड है। कॉस्ट ऑडिट जो है कंपनी एक्ट से रिलेटेड है, और इसका जो मेन प्रोविजन है वो धारा 148 में मिलेगा। कॉस्ट ऑडिट धारा 148 यानी कि सेक्शन 148 में मिलेगा आपको। क्लियर है? और ये मैं कंपनीज एक्ट खोल के बैठा हूं, और आप भी अगर चाहें तो एक बार उसको पढ़ लेना, बेयर एक्ट से पढ़ना। कंपनीज एक्ट एज इट इज, जो बेयर एक्ट दे रहा था ना, एज इट इज वर्डिंग्स, इसमें 2 धारा आपके काम के लगेंगे, एक 147 और एक 148। 148 क्या बोलता है, इंग्लिश में पढ़ के बता रहा हूँ, इंग्लिश वाला बेयर एक्ट खोल के दिखाऊं। सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज। कुछ कंपनीज हैं जिनके लिए कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी किया गया है, उन्हीं के बारे में प्रावधान किया गया है। उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे क्लॉज है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है? बोले सर 147 कैसे रिलेटेड है? वो पेनल्टी से रिलेटेड है ना, पेनल्टी है, कुछ कुछ केस में पेनल्टी, तो वो बोलेगा पेनल्टी देखना है वो 147 में देखो, ठीक है? वो 143 में देखो, ऐसे अलग अलग सेक्शन में भेज देता है। तो मेन पॉइंट जो है, मेन सेक्शन है कंपनी एक्ट 2013 का, कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 148 संबंधित है किससे? कॉस्ट ऑडिट से। क्लियर है क्या? अब उसके बाद ना कुछ फॉर्म आपको याद रखने हैं, सीआरए, जैसे कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट फॉर्म बोलते हैं अपन, सीआरए। इसको ना याद करा देता हूं मैं, CRA 1, CRA 2, CRA 3। ये इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको ना एमसीक्यू सॉल्व करने में इजी हो जाए। नहीं तो डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, बस यही होगा और कुछ नहीं। तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। CRA 1 2 3 4, ठीक है? तो CRA में, कॉस्ट रिकॉर्ड अकाउंट में, ऑडिट में, आपको सबसे पहला चीज क्या देखने को मिलेगा? कॉस्ट रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है। तो कॉस्ट रिकॉर्ड, उसका मेंटेनेंस आपको ये फॉर्म CRA 1 में देखने को मिल जाएगा। कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेनेंस याद रहेगा। पहले में अपन कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, दूसरे वाले में अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर का, नॉर्मल ऑडिटर नहीं, कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, उसकी नियुक्ति, कॉस्ट ऑडिटर की, लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में दिया है CRA 2 में। इसमें कहीं पे ऐसे ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, लेकिन इंटीमेशन, एक एमसीक्यू डलवाया हूं, इंटीमेट करना, इंटीमेशन, ठीक है? दरअसल इंटीमेशन मतलब सूचना, इंटीमेट करना मतलब सूचना देना, ठीक है? तो ऐसे आप कह सकते हो, इंटीमेट कौन लोग होंगे? 2 लोग होंगे, 2 लोग के बीच सूचना का आदान प्रदान होगा, ऐसे टाइप का आप रिलेट कर सकते हो, इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। CRA 3 ध्यान रखना, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है। अब इसमें कंफ्यूजन होता है कई बच्चों को, CRA 3 और CRA 4 में होगा, ठीक है? और CRA 4 फाइलिंग ऑफ कॉस्ट
ऑडिट रिपोर्ट। बोले सर ये भी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है, ये भी फाइलिंग ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है, तो समझेंगे ऑडिटर जो कंपनी को सबमिट कर रहा है वो CRA 3 में है, फिर कंपनी सरकार को दे रही है, रजिस्ट्रार को दे रही है, तो वो CRA 4 में होता है, ठीक है, CRA 4 के माध्यम से। तो ये 4 CRA 1 2 3 4 आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है, ये पॉइंट याद रहेगा। उसके बाद और कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। चलिए, कौन करेगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, है ना, कौन अपॉइंट करेंगे तो अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। चौथा पॉइंट मैं आपको बताता हूं, ये रिपोर्ट की टाइमलाइन क्या है, रिपोर्ट कितने दिन में किसको पेश करना होता है, रिपोर्ट पेश करने का टाइम क्या है। तो ध्यान रखना, कॉस्ट ऑडिटर, जैसे जो ऑडिटर है, ऑडिटर रिपोर्ट कौन बनाएगा, यही जांच तो यही कर रहा है, तो कॉस्ट ऑडिटर कंपनी को कितने दिन में करके देगा, 180 दिन में, 180 डेज, 180 दिन में करके देगा। लेकिन 180 डेज कहां से चालू होगा, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से, फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा वहां से 180 डेज चालू होगा। तो कॉस्ट ऑडिटर जो कंपनी को रिपोर्ट देगा तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 180 डेज के अंदर, 180 दिन के अंदर रिपोर्ट दे करेगा, ठीक है। और कौन से फॉर्म में, तो CRA 3 जो मैंने बताया, CRA 3, ये जो बोला ना, दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये ऑडिटर कंपनी को देता है, कंपनी सरकार को देती है, ठीक है। अब दूसरा, कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को, CG लिख रहा हूं, CG मतलब छत्तीसगढ़ नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, MCA, ठीक है, CG MCA, MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ये कितने दिन में देगी, तो रिपोर्ट रिसीव होने के 30 दिन के अंतर्गत, ठीक है, ये 30 डेज, ये 180 दिन, ये 30 डेज, ये 180 दिन कहाँ से चालू होता है, फाइनेंशियल ईयर से। ये कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराती है वो 30 दिन के अंदर करना होता है, लेकिन 30 दिन कहाँ से, तो रिपोर्ट मिलने से, रिपोर्ट रिसीव होने से, ये ऑडिटर जो रिपोर्ट देगा उसके 30 दिन के बाद करना। ये किस फॉर्म में, जैसे ये CRA 3 में हुआ, ये CRA 4 में फाइल करते हैं, CRA 4 में फाइल करते हैं, ठीक है, CRA 4, ठीक है क्या, तो इसको आप याद रखेंगे। 1 2 3 चौथा, पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट याद रखना, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति कौन करता है कॉस्ट ऑडिटर की, नियुक्ति कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, ठीक है, कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो भी उसके भी क्राइटेरिया, 30 दिन, ये सब देखेंगे अपन, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर लेगा, ये सब पॉइंट देखते हैं, ठीक है। चलो, बाकी इसके अपॉइंटमेंट नियुक्ति की जानकारी CRA 2 में जाती है। ये बोला इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, CRA 2, तो यहीं पे इसको भी आप याद रखेंगे ना। पेनल्टी VVIMP पॉइंट है, पेनल्टी VVIMP डबल स्टार मार्क डाल लेना, यही सब तो सवाल फंसाएंगे आपको, ये जितने पॉइंट बता रहा हूँ अभी MCQ में देखने को मिलेंगे आपको, यही सब पॉइंट आपको फंसाएंगे कि पेनल्टी 25,000 है, 5 लाख है, 10,000 है, 50,000 है, जेल भी है क्या, ये सब टर्नओवर कितना है, 35 करोड़ है, 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, 25 करोड़ है, क्या है, यही सब पॉइंट तो फंसाएंगे, पढ़ने के बावजूद कंफ्यूजन होगा, ठीक। लेकिन मैं उसको बता रहा हूं, आप उसको ध्यान रखना। देखो, अब दो चीजों के ऊपर पेनल्टी लगेगी, एक पेनल्टी कंपनी के ऊपर, एक ऑडिटर के ऊपर। तो सबसे पहले अपन कंपनी, अगर कंपनी मस्ती कर दी, मस्ती मतलब बदमाशी कर दी, क्या बदमाशी कर दी है कि कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रही है, और कॉस्ट ऑडिट करा नहीं रही है, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रही, कॉस्ट ऑडिट करा नहीं रही है, और CRA 4 फाइल नहीं कर रही है, तो पेनल्टी लग सकती है ना। तो अगर कंपनी क्या क्या नहीं कर रही है, मतलब ये ऑडिट से ही रिलेटेड काम नहीं कर रही है, ऑडिट नहीं करवा रही है, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रही है, तो ध्यान देना, अगर पूरे ओवरऑल कंपनी का फॉल्ट है तो कंपनी को 25,000 से, 25K से 5 लाख तक, 500K लिख रहा हूं मतलब 5 लाख तक, 25,000 से 5 लाख रुपए तक का फॉल्ट लग सकता है। और कोई ऑफिसर है, मतलब ऑफिसर इन डिफॉल्ट, यानी कि कोई ऑफिसर के वजह से बदमाशी हुई है, तो 10,000 से 50,000 तक, 10K to 50K, ठीक है। और ध्यान देना, यहाँ पे जेल का भी प्रावधान है, लेकिन एकदम जेल को नहीं बता रहा हूँ कि 1 साल तक, 2 साल, उतना नहीं बता रहा हूँ, उतना डिटेल नहीं जा रहा हूं। तो ध्यान रखा, पेनल्टी अभी ऑडिटर के ऊपर भी पेनल्टी लगती है, ये तो कंपनी बकर करी, तब कंपनी ही ऑडिटर को नियुक्त नहीं कर रही है, ढंग से ऑडिट करने नहीं दे रही, ऑडिट नहीं करवा रही है, कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करके रखी, कुछ नहीं कर रही है, तो अगर कंपनी को फाइन लगाना है तो 25,000 मिनिमम से 50,000, 500,000, 500,000 मतलब 5 लाख, तो 25,000 से 5 लाख रुपए तक का। और अगर कोई ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, कोई अधिकारी बदमाशी किया है, तो 10,000 से 50,000 रुपए तक। इस फिगर को याद रखना, इस फिगर को याद रखना, पेनल्टी वाले आंसर में, क्योंकि मैं उसको चेंज कराया हूँ, है ना, तो पेनल्टी वाला आंसर लूंगा तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अब बोले सर पेनल्टी अगर ऑडिटर पे लगाना हो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑडिटर पे भी लगा देते हैं। तो
कॉस्ट ऑडिटर पे पेनल्टी कैसे लगेगी? कॉस्ट ऑडिटर पे पेनल्टी, तो कॉस्ट ऑडिटर पे भी नॉर्मल अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो 25 से 500 के यानी कि 25,000 से 5 लाख रुपए तक का, या एक और एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना रेमुनरेशन का, यानी कि उसको जो सैलरी मिल रही है उसका 4 गुना 4 टाइम्स जो कम हो, इन दोनों में से जो कम हो वो लगाएंगे, है ना। अब उसको बेचारे 10,000 रुपए मिल रहा है, 5 लाख रुपए लगा दिया, ऐसा नहीं है। कॉस्ट ऑडिटर को लगाना तो 25,000 से 5 लाख रुपए तक का, या उसको जो रेमुनरेशन मिला हुआ है जो कम हो वो हम पेनल्टी लगाएंगे। कंपनी वाले केस में ऐसा कुछ रूल नहीं है ना। लेकिन ये कब? नॉर्मल डिफॉल्ट के केस में। नॉर्मल अगर जानबूझकर अगर डिफॉल्ट किया गया है तो ध्यान रखना 50,000 रुपए से 25 लाख रुपए तक का उसको फाइन लग सकता है। 5-5 गुना बढ़ जा रहा है, समझ लो 5 लाख से 25 लाख हो गया, ये डबल हो गया। और 1 साल तक जेल, 1 साल का जेल भी हो सकता है। और फीस रिफंड और डैमेज भी ले सकते हैं, उससे रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलो, तो ये पॉइंट हो गया। एक्स्ट्रा 7वां नंबर का पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूँ। 7वां नंबर का पॉइंट क्या है? कंपनी एक्ट में कुछ शेड्यूल भी है। कंपनी एक्ट 2013 में मेन इंपॉर्टेंट 7 शेड्यूल हैं। 7 शेड्यूल में तीसरा शेड्यूल बैलेंस शीट से रिलेटेड है, और अपन बोल सकते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड, क्योंकि बैलेंस शीट और पीएनएल फॉर्मेट ये सब मिलेगा आपको। बैलेंस शीट और पीएनएल फॉर्मेट शेड्यूल 3 में मिलेगा, तो उसी को अपन कॉस्ट रिकॉर्ड वाला भी आधार मान सकते हैं। ठीक है, चलो, और कुछ काम की चीजें हो तो मैं देख लेता हूँ, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। एक टर्नओवर वाला फैक्टर हम लोग देख लेंगे। देखो, कॉस्ट ऑडिट ऐसा है कि जरूरी नहीं हर सेक्टर के लिए, हर कंपनी के लिए लागू कर दिया जाए। उसमें भी सेक्शन बटा हुआ है। ठीक है, किस पे लगाना है किस पे नहीं लगाना है ना। लगाएंगे भी तो अलग अलग टर्नओवर के बेसिस पे लगाते हैं, एक रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड पे। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं रेगुलेटेड सेक्टर पर, रेगुलेटेड यानी कि जो जिस क्षेत्र को रेगुलेट किया जा रहा है, नियमित किया जा रहा है, तो अगर रेगुलेटेड सेक्टर है, ठीक है, तो ओवरऑल ओवरऑल कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है। कितना? 50 सीआर से ज्यादा है। 50 सीआर है, 50 सीआर से ज्यादा है तो, और अगर एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट है या सर्विस है, कोई एक प्रोडक्ट, स्पेसिफाइड प्रोडक्ट या सर्विस है, तो 25 करोड़। मतलब ओवरऑल कोई कंपनी है जिसका ओवरऑल 2-4 प्रोडक्ट वो यूज कर रहा है, 2-4 प्रोडक्ट बना रहा है, तो अगर उसका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है तो, और किसी एक प्रोडक्ट का 25 करोड़ से ज्यादा है तब, उस स्थिति में। ठीक है, बोले सर इतना डीप भी पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? इसको एमसीक्यू में हम कवर करा दे रहा हूं, आपकी मर्जी, एमसीक्यू करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन करना है, एग्जाम निकालना है तो करना पड़ेगा। और ये बेसिक पॉइंट है, और एकदम समझने की भी जरूरत नहीं कुछ और उसमें एक्सेप्शन होगा क्या, उतना ध्यान देने की नहीं। सर ये बैलेंस शीट शेड्यूल 3 यही है क्या, इतना नहीं, जो बता दी उसी को मान के चलो ना। ज्यादा दिमाग लगाना नुकसानदायक हो जाता है, उतना ज्यादा नहीं करना होता है। टॉपर की निशानी नहीं होती एकदम खोद खोद के सब चीज को देखने की। तो ये रेगुलेटेड सेक्टर की बात हो गई। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, एनआरएस लिख दे रहा हूं, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में ये जो 50 करोड़ है ना वो 100 करोड़ हो जाता है, और जो 25 करोड़ है वो 35 करोड़ हो जाता है। ठीक है, मतलब एग्रीगेट टोटल देखे तो 100 करोड़, और अगर स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट हो तो उसको 35 करोड़ का। ठीक है, ये एक कुछ एग्जाम्पशन है उसमें, जैसे कोई एस अपन अगर की एग्जाम्पशन में पढ़ के बताते हूँ। इवन इफ द टर्नओवर थ्रेशोल्ड आर क्रॉस, अ कॉस्ट ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी इफ द कंपनी, इवन इफ द टर्नओवर थ्रेशोल्ड आर क्रॉस, मतलब जो टर्नओवर ये थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया, अ कॉस्ट ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी इफ द कंपनी ऑपरेट्स कंप्लीटली फ्रॉम अ एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या जनरेट इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रिक्टली फॉर कैप्टिव कंजप्शन, मतलब कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट। ये सब बात है। ठीक है, अच्छा, कॉस्ट ऑडिट की शुरुआत इंडिया में कब हुई? ये कॉस्ट ऑडिट की शुरुआत कब हुई? तो देखो 1956 का आपको मालूम है कंपनीज एक्ट आया, तो वहां से उसकी शुरुआत हो गई, लेकिन 1950 से अपने को आंसर नहीं लेना है। 1956 एक्ट का नाम था, जो कंपनीज एक्ट आया 1956। ये 5-6 का उल्टा करो 6-5, लेकिन 6-5 और 6-8 ये दो आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। दरअसल
Cost audit was officially introduced in India in 1965 when the Companies Act 1956 was amendment to insert section 233B. The first statutory cost audit and implementation rule for a specific industry were subsequently rolled out and became effective in 1968. यानी कि जो एक्चुअल इतिहास 1965 से था, लेकिन शुरुआत जो है इफेक्टिव कब से है 1968 से, तो कभी 65 और 68 दोनों देना, तो 68 आप आंसर लेंगे और 68 नहीं दिया तो 65 लेंगे। कॉस्ट ऑडिट की शुरुआत इंडिया में कब से हुई पूछा जाए तो। क्लियर है क्या? और इसमें मेरे ख्याल से कोई चीज जरूरी है। जैसे देखो एक आईसीआई होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वैसी आईसीएमएआई है, यानी कि वो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया है ना, वो दोनों अलग अलग है। आईसी है तो उसमें एम डाल दिया गया है आपके बाइफर्केशन के लिए। तो इतना पॉइंट था, बोले सर एमसीक्यू बोल के ना आप थ्योरी करा दिए, कोई बात नहीं, कर लो, क्या दिक्कत। अब यहां से आपको समझ आना चालू हो जाएगा। इफ द बोर्ड फेल्स टू अपॉइंट अ कॉस्ट ऑडिटर हु बिकम्स रिस्पॉन्सिबल, देखो सबसे पहला किसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट का जिम्मेदारी है। इफ द बोर्ड फेल्स टू अपॉइंट ऑडिटर, मतलब इससे क्या समझ आ रहा है, कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, बोर्ड की। अगर लेकिन वो नहीं कर पाया तो कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, केंद्र सरकार करती है, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज ऑफ द बोर्ड मीटिंग शुड अ कॉस्ट ऑडिटर बी अपॉइंटमेंट, विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग के कितने दिनों के भीतर कॉस्ट ऑडिटर की या जो लागत लेखा परीक्षक है उसकी नियुक्ति की जानी चाहिए, तो 30 दिन के अंतर्गत। कितने दिन तक के अंदर करेंगे, 30 दिन, याद रहेगा 30 दिन के अंतर्गत, ठीक है। चलो, द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू होम, ये जबरदस्त क्वेश्चन है और इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जानी आवश्यक है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट तो सेबी को नहीं, कंपनी इन सीआरए 3 यानी कि कौन, कंपनी में कौन करेगा, याद करो, सीआरए 3 सीआरए 4 दोनों बताया मैं। सीआर 1 तो कॉस्ट रिकॉर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करने का फॉर्म हो गया, सीआरए 2 अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर हो गया, सीआरए 3 क्या था, ऑडिटर कंपनी को जिस फॉर्म में देगी वो सीआरए 3 है, कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को जिस फॉर्म में देगा वो सीआरए 4 है, ठीक है, फॉर्मेट में। तो कंपनी इन सीआरए 3 एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन सीआरए 4, तो तीसरे का आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मस्ट द कॉस्ट ऑडिट सबमिट द ऑडिट रिपोर्ट, यार 180 दिन और 30 दिन वाला कंसेप्ट याद आ रहा है, बोले सर नहीं याद आ रहा है, याद दिला दो, बस मीटे मत, बार बार स्विच करने से मिट जाता है इतना मेहनत। यहाँ पर देखो रिपोर्ट का टाइमलाइन मैंने क्या बताया, कॉस्ट ऑडिटर कंपनी को कितने दिन में देगा, 180 दिन। 180 दिन कहाँ से चालू होगा, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 180 दिन चालू होगा, ठीक है। कौन से फॉर्म में, सीआरए 3 में। फिर कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को कितने दिन में देगा रिपोर्ट, 30 दिन में। 30 दिन कहाँ से चालू होगा, रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्ट रिसीव्ड, ठीक है, जो कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट देगा ना उसका रिपोर्ट मिल जाएगा, और वो कौन से फॉर्म में, सीआरए 4 में मिलेगा, ठीक है क्या। तो कितना दिन, किसने क्या पूछा देख लो, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कितने दिन के भीतर कॉस्ट ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, 180 दिन, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 180 दिन। कॉस्ट ऑडिट इज कंपलसरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर लिमिट, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर लिमिट। तो ये देखो कुछ कंपनीज है जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब के लिए कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मद सामान्यतः कॉस्ट ऑडिट के अंतर्गत शामिल नहीं होता है, ओवरहेड कॉस्ट होता है, मटेरियल कॉस्ट होता है, लेबर कॉस्ट होता है, इनकम टैक्स लाइबिलिटी नहीं होती। इनकम टैक्स लाइबिलिटी ये हमारा वो टैक्स ऑडिट में देखते हैं, ठीक है, किस में देखते हैं, टैक्स ऑडिट में। ये जबरदस्त क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर अ कॉस्ट ऑडिटर फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 148, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर कॉस्ट ऑडिटर फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 148 का पालन नहीं कर रहा है कौन, धारा 148 के उल्लंघन पर कॉस्ट ऑडिटर के लिए क्या दंड निर्धारित है, तो क्या दंड निर्धारित था, 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए, 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए ये था, ठीक है, ये वाला पॉइंट 7 का ए, क्लियर है क्या। और कंपनी के लिए भी ऐसे ही था, कंपनी, ये तो कॉस्ट ऑडिटर के लिए है, ये कॉस्ट ऑडिटर के लिए पेनल्टी है। कंपनी के लिए क्या था, कंपनी के लिए भी 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का था, लेकिन अगर कोई ऑफिसर इन डिफॉल्ट है तो उसके लिए 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का फाइन था। और यहीं पर अगर ऑडिटर जानबूझ के कुछ फ्रॉड कर दे रहा है, कुछ दिक्कत कर रहा है, तो उसका अमाउंट 50,000 से लेकर 25 लाख रुपए तक का था कि नहीं था, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। पेनल्टी है अगर कंपनी कर रही तो 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का, लेकिन ऑफिसर इन डिफॉल्ट में 10,000, उसको भी अलग से फाइन ठोकेंगे 10,000 से 50,000 के बीच।
कॉस्ट ऑडिटर का 25,000 से 5 लाख रुपए का है, या रेमुनरेशन का 4 गुना जो कम हो, और जानबूझकर किया तो 25,000 का 50,000 हो जाएगा, और 5 लाख का 25 लाख हो जाएगा, और 1 साल जेल भी हो जाएगा उसको। ठीक है क्या? चलिए, व्हाट इज द पेनल्टी इम्पोज ऑन अ कंपनी फॉर नॉन कंप्लायंस विद कॉस्ट ऑडिट प्रोविजन? कंपनी के लिए क्या है? कंपनी के लिए क्या है? 25,000 से 5 लाख। कॉस्ट ऑडिट प्रावधानों का पालन ना करने पर कंपनी पर क्या दंड लगाया जा सकता है? 25,000 से 5 लाख का लगाया सकता है। कौन से साल में कॉस्ट ऑडिट इंट्रोड्यूस किया? तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, भारत में कॉस्ट ऑडिट पहली बार किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो देखो 65, अगर 68 नहीं देता, 65 रहता तो 65 आंसर लेते, लेकिन एक्चुअल में इफेक्ट में कब आया? 1968 में। जैसे इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो, जैसे कोई एक्ट है, कोई एक्ट है, वो जरूरी नहीं उसी समय चालू हो जाए, समझ रही बात? उसको लागू होने में टाइम लग जाता है ना, इंप्लीमेंट करने में। तो लागू 1968 में हुआ, ऐसे आप याद रख लेना। कॉस्ट ऑडिट वित्तीय वर्ष से किस प्रकार भिन्न है? इन व्हाट वेज डज कॉस्ट ऑडिट डिफर फ्रॉम फाइनेंशियल ऑडिट? देखो कॉस्ट ऑडिट सिर्फ कॉस्ट पे फोकस करता है, एक प्रोडक्शन में, एक किसी सामान के प्रोडक्शन में, यूनिट प्रोडक्शन में कितना लागत है, कितना खर्चा है, कितने खर्चे, वो उसको देखने का काम कॉस्ट ऑडिट का है, उसको जांच करने का। फाइनेंशियल ऑडिट पूरा फाइनेंशियल चीज देख लेता है, ओवरऑल सब चीज देख लेता है। इट फोकस ओनली ऑन फ्रॉड डिसीज, नहीं, टेक्शन नहीं। इसका आंसर है इट फोकसेस ऑन वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, या कॉस्ट रिकॉर्ड के सत्यापन एवं कार्यकुशलता के मूल्यांकन पर केंद्रित होता है। ठीक है भैया। कॉस्ट ऑडिट प्राइमरली एंश्योर्स कंप्लायंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग? कॉस्ट ऑडिट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके अनुपालन को सुनिश्चित करता है? तो जीएसटी रूल, आरबीआई गाइडलाइन, कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014, कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड ऑडिट रूल 2014। ठीक है, ये नियम 2014 है। अब देखो किसी और को कीड़ा काट रहा होगा अगर, अरे इसमें बैटरी कम है, यहाँ पे लाना, तो आप किस वेबसाइट पर जाना, अगर कीड़ा काट रहा होगा तब की बात, मैं तो नहीं कराना, मुझे नहीं कराना। आईसीएमआई कॉस्ट ऑडिट वाले एक वेबसाइट में जाना है ना, ICMI.in। ये कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014, ये गूगल में आपको देखने को मिलेगा, कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014। ये बंद हो गई मोबाइल, चालू करो इसको, जिंदा करो, उसमें जाना। उस वेबसाइट में और कुछ अगर जानकारी लेना हो तो ले लेना, लेकिन तब करना जब एकदम इत्मीनान टाइम ही टाइम हो, बोलो जो कि आपके पास है नहीं, जितना है मैं उतना तो करा ही दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ। दो मिनट चालू ना, तो मैं वेबसाइट से जुड़ी कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ आपको। वो मोबाइल लेके आना आपका। ये इसमें चार्ज नहीं होता जल्दी। हम्म, बहुत लेट हो रहा है, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, हो जाए तो बताना, छोड़ो। चलिए ठीक है, आप आपको हो तो देख लीजिए आप, ठीक है। उसमें कुछ रूल्स, कंपनी रूल 2014, नियम 2014, कुछ अगर देखना हो एक बार नजर डाल लेना, नहीं डालोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ, ए कंपनी कैन क्लेम एग्जाम्पशन फ्रॉम कॉस्ट ऑडिट इफ इट्स एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट सर्विसेज। किसी कंपनी को कॉस्ट ऑडिट से छूट कब प्राप्त हो सकती है? जब उसकी सभी उत्पादों या सेवाओं से कुल टर्नओवर कितने हो, कितने से कम हो। देखो कंपलसरी कब लगेगा? कंपलसरी कब लगेगा? जब अगर रेगुलेटेड सेक्टर है, यहाँ पे रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड तो बताया नहीं, लेकिन ओवरऑल कंपनी
ओवरऑल कंपनी का टर्नओवर सब प्रोडक्ट को मिला के 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, ठीक है, और एक प्रोडक्ट या सर्विस का 25 करोड़ से ज्यादा है, या 100 करोड़ और 35 करोड़, है ना। अब यहाँ पे वो स्पेसिफिकली मेंशन किया नहीं है, ए कंपनी कैन क्लेम एग्जेम्पशन फ्रॉम कॉस्ट ऑडिट विद एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट सर्विस। तो यहाँ पे देखो 25 करोड़ वाला ऑप्शन नहीं है, अपने पास 35 करोड़ या 100 करोड़ मिल रहा है, लेकिन अब वो क्या है, प्रोडक्ट सर्विस फ्रॉम, अच्छा ऑल बोल दिया है, फ्रॉम ऑल बोल दिया, तो बताओ 35 वाला लगेगा कि नहीं, वो तो एक का था, ठीक है, 25 वो तो दिया ही नहीं, वो रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड बताया नहीं, तो अपन इसको मान के चल रहे हैं, तो ऑल बोल दिया, 35 करोड़ नहीं होगा, 100 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा, कितना, 100 करोड़ से, ठीक है, तो लेस देन 100 करोड़, टर्न ओवर फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो लेस देन 100 करोड़ रहेगा तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 100 करोड़ या उससे ऊपर रहेगा तो उसको तो कंपलसरी कराना ही पड़ेगा। कॉस्ट ऑडिट इज एप्लीकेबल टू कंपनी ऑपरेटिंग इन विच सेक्टर, कॉस्ट ऑडिट किन क्षेत्रों में कार्यरत कंपनी पर लागू होती है, तो देखो सिर्फ रेगुलेटेड सेक्टर पर, नेदर रेगुलेटेड, नहीं, बोथ रेगुलेटेड एंड स्पेसिफाइड अनरेगुलेटेड सेक्टर, दोनों के लिए, है ना, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, ये दोनों के लिए लागू होगी। क्लियर है क्या? अभी मैं जानकारी देना चाहूंगा कि ये बाजू में डिटेल सारा दिख रहा होगा, आप योगेन साहू क्लासेस नाम से एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करिए, है ना, वहां से आप पूरी अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, और हेल्पलाइन नंबर है, कोर्स खरीदने से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है 7770123687, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं बता दूं SPC40 ये कूपन कोड है, आप अप्लाई कर सकते हो, ये 3 दिन के लिए हमने लागू किया था, शुरू के 100 बच्चों के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी वर्तमान में और इसको हम बढ़ा दिए हैं, 100 ना करके 1000 बच्चे कर दिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज और बाकी सब कोर्सेज में एनरोल हो पाए। अभी वर्तमान में अभी 3 दिन खत्म ही नहीं हुए, लेकिन 721 बार यूज कर लिया गया है, 721 टाइम्स बच्चों ने इसको एनरोल किया हुआ है, ठीक है, मतलब कूपन कोड यूज किया हुआ है, तो आप भी उसका लाभ उठा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन जुड़िए, खास करके टेस्ट सीरीज में मैं चाहूंगा कि अच्छा कंपटीशन रहे, एक अच्छा लेवल देखने को मिले, और हमारे जो कोर्स वाले स्टूडेंट हैं उनको भी मालूम चले कि भाई आउटसाइड कंपटीशन कितना है, ठीक है, तभी मजा है, अदरवाइज नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा, और अंतिम मौका, क्योंकि चूकना आपको 1-2 मार्क्स से ही है, जो सीरियस स्टूडेंट है वो 1-2 मार्क्स 3 मार्क्स से ही चूकेगा, तो उसके लिए रिस्क मत ले। अंडर विच प्रोविजन आर कंपनी रिक्वायर्ड टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड, तो देखो अगर सेक्शन की बात कर रहा है, अगर फॉर्म की बात करेगा तो अपन CRA 1 दे देंगे आंसर, और अगर सेक्शन की बात करेगा तो ये कंपनी एक्ट के 148 सबसेक्शन 1, ठीक है। CRA 2 इज यूज्ड फॉर इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, CRA 2 का उपयोग किया जाता है इंटीमेशन के लिए, बताया इंटीमेट होना मतलब सूचना देना, ऐसे आप याद कर लेना, तो 2 लोग इंटीमेट होंगे, 2 लोग सूचना देंगे, ऐसे याद कर लेना, एक दूसरे को भी सूचना होगा, तो इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑर्डर की नियुक्ति की सूचना देने के लिए CRA 2 होता है। अंडर द कंपनीज एक्ट कॉस्ट एंड ऑडिट रूल 2014 CRA 1 इज रिलेटेड टू, बताओ CRA 1 किससे रिलेटेड है, फॉर्म कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, पेनल्टी प्रोविजन नहीं, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट तो अपना 3 और 4 हो जाएगा, फॉर्म ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, ठीक है, ये 2 है, पेनल्टी प्रोविजन तो कंपनीज एक्ट के 147 में दिया हुआ है, फॉर्म ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड ये CRA 1 में हो गया, अपॉइंटमेंट CRA 2 में हो गया, ये CRA 3 और 4 में हो गया, ठीक है। चलिए, इन विच फॉर्म इज द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिटेड, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किस फॉर्म में प्रस्तुत की जाती है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किस फॉर्म में प्रस्तुत की जाती है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहा है, तो रिपोर्ट हम, अच्छा 3 और 4 दोनों दे दिया है, तो मैं इसको फाइनल रिपोर्ट को मान रहा हूँ, ठीक है, फाइनल रिपोर्ट को मान रहा हूँ CRA 4, बोले सर ऐसे कैसे, क्योंकि ऑडिटर कंपनी को कर रहा है CRA 3 में, ऑडिटर कंपनी को कर रहा है CRA 3 में, फाइनल जो फाइलिंग होती है वो CRA 4 के माध्यम से होती है, तो दोनों दिया, तो मैं CRA 4 आंसर ले रहा हूँ। कॉस्ट ऑडिट असिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, कॉस्ट ऑडिट किस किस में हेल्प करता है, तो कॉस्ट कंट्रोल रिडक्शन में, प्राइस फिक्सेशन बाय द गवर्नमेंट में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, सब में, कैसे, अरे जैसे मेरे को ये पेन बनाने की कीमत 10 रुपये पड़ रही है, तो मैं ऑडिट करूंगा, देखूंगा कि भैया ऑडिट करने से ना ये मालूम चल जाएगा कि कहाँ वेस्टेज हो रहा है, कहाँ पे हम मितव्ययता बढ़ती जा सकती थी, नहीं बढ़ते हमने, तो वहां थोड़ा और पैसा बचा लिया, कॉस्ट कंट्रोल आ गया, इफेक्टिवनेस आ गया, कॉस्ट में और कमी हो गई तो और प्रॉफिट बना लेंगे। प्राइस फिक्सेशन बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट भी किसी चीज का प्राइस फिक्स कर सकती है, सीलिंग लगा सकती है, मिनिमम प्राइस सेट कर सकती है, गवर्नमेंट भी सेट कर सकती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कई सारे गवर्नमेंट के भी काम होते हैं ना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ द इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर क्या? अच्छा,
ये बोलूंगा यूट्यूब पे आप जवाब दे देना, क्योंकि ऐसे कमेंट्स ऑप्शन कोर्स में तो ऑप्शन भी नहीं जो इसमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे भी मेरी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं सर यूट्यूब पे क्यों डाल दिया, मैं पूछता हूँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये होता है, सर PYQ यूट्यूब में डाल दिए। अरे वो तो प्लेटफॉर्म है, चैनल है। कोर्स किस लिए होता है? कोर्स ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा कंटेंट आपको कोर्स में मिल जाएगा। कोर्स का 10% भी यहाँ नहीं डल रहा है, 10% भी नहीं डल रहा है। कोर्स में जितना डला है 10% भी नहीं डला है यहाँ पे यूट्यूब पे। ठीक है, तो यूट्यूब मेरा एक अलग प्लेटफॉर्म है, किसी के बोलने नहीं बोलने से मैं कम ज्यादा डाल दूंगा, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, हम क्यों पैसे दिए सर, ऐसा नहीं होता कि भी पैसे दिए तो टीचर को ही खरीद लिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलो, या टीचर ही आपके अकॉर्डिंग काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो फिलहाल मैं ये बोल रहा हूँ यूट्यूब पे जो देख रहे हैं इस वीडियोस को, अगर टैक्स ऑडिट पे मैंने MCQ डाला तो एकदम लेटेस्ट, क्योंकि आपको मालूम है इनकम टैक्स एक्ट भी चेंज हो गया है। ठीक है, वो भी चेंज हो गया, तो लेटेस्ट प्रोविजन पुराने प्रोविजन दोनों का सेक्शन कंपेयर करके बहुत बेहतरीन MCQ डाला हूं उसको, उसको देखिएगा जाकर, बहुत बेहतरीन MCQ डाला हुआ है। फिर ये कॉस्ट ऑडिट का डाल दिया, और कौन सा टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है या कौन से टॉपिक पर हम वीडियो बना सकते हैं, आपकी पढ़ाई आसान कर सकते हैं, उसको बताइएगा, तो मैं यूट्यूब पर उसको लेके आ जाऊंगा, क्योंकि सारे वीडियोस कोर्स वाली इधर नहीं डाल सकता मैं। ठीक है, चलो, टू होम इज द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिटेड? कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किसको प्रस्तुत किया था? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं, शेयर होल्डर नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अल्टीमेटली किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को। हु अपॉइंट्स द कॉस्ट ऑडिटर ऑफ कंपनी? कॉस्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कॉस्ट ऑडिटर ऑफ कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कॉस्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 148 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 अप्लाइज टू। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के अंतर्गत कॉस्ट ऑडिट किन पर लागू होती है? तो किन पर लागू होगी? सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज इंगेज इन स्पेसिफाइड गुड और सर्विसेज, निर्दिष्ट वस्तुओं या सेवाओं से संबंधित कुछ श्रेणी की कंपनियों पर। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कंडक्टिंग अ कॉस्ट ऑडिट? कॉस्ट ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? टैक्स लायबिलिटी असेस करना नहीं, ये टैक्स ऑडिट का हो सकता है, इसका नहीं। टू वेरीफाई कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट अकाउंट, लागत अभिलेखों में लागत खातों का सत्यापन करना। ठीक है, हु इज लीगली एलिजिबल टू कैरी आउट कॉस्ट ऑडिट इन इंडिया? भारत में कॉस्ट ऑडिट करने के लिए विधिक रूप से कौन पात्र है? तो ध्यान रखना, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। ठीक है, ये मैं कंपनीज एक्ट पढ़ रहा हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग इन प्रैक्टिस, जो सेक्शन 148 है उसका क्लॉज आप 3 पढ़ेंगे। द ऑडिटर अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी कंडक्टेड बाय अ कॉस्ट अकाउंटेंट। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये 148 का सबसेक्शन 3 बोल रहा है। क्लियर है क्या? तो इन बातों को ध्यान रखेंगे आप, है ना। अंडर विच लॉ इज कॉस्ट कॉस्ट ऑडिट गवर्न इन इंडिया? तो भैया वो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत ही गवर्न हो रहा है। ठीक है, विच शेड्यूल ऑफ द कंपनी एक्ट इज एसोसिएटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड? तो देखो शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट, PNL और ये कॉस्ट रिकॉर्ड, आप इसको आंसर ले सकते हैं जब भी ऐसा पूछे तो शेड्यूल 3 आंसर लेना है ना। टोटल कंपनी एक्ट में 7 शेड्यूल, इंपॉर्टेंट शेड्यूल 7 है, उसको आप ध्यान रख सकते हो। तो अभी फिलहाल ये 25 क्वेश्चन इस पार्ट के लिए रखते हैं, बाकी 25 क्वेश्चन मैं कोर्स में डाल दूंगा, उसके आंसर भी आपको नीचे मिलेंगे। बट मैं जो एक्सप्लेन करता हूँ उसको आप प्रीफर किया कीजिए। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको आप प्रीफर करेंगे। और कोई दिक्कत हो और कोई डाउट हो तो बताएं। और वो कूपन कोड आप अप्लाई कर सकते हो, 3 दिन के लिए और मैं एक्सटेंड किया हूँ। ठीक है, 3 दिन के लिए कूपन कोड और एक्सटेंडेड है, तो जब भी आप वीडियो देख रहे हैं एक बार यूज करके देख ले, SPC40। ठीक है, और लास्ट टाइम है, रिस्क ना लीजिए, पढ़िए, तबीयत से पढ़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ रटिए। ठीक है।